हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम क्लास शुरू करते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि की। इसमें हमारा उद्देश्य है यूपी टेट, एमपी टीईटी और सीटेट में सफलता पाने के लिए एमएस एकेडमी को आप ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। पहला क्वेश्चन करते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को निम्न में से किससे जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। तो जैसा कि हमें पता है, क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर हमारा होगा बी नंबर का, सर्जन। क्योंकि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सर्जन करने से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है, ताकि वे अपने बौद्धिक विकास का विस्तार कर सकें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बुद्धि लब्धि आईक्यू को सर्वप्रथम किसके द्वारा मापा गया था। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का टर्मन साहब, ये इसका सही आंसर होगा। इन्होंने बुद्धि लब्धि को सर्वप्रथम मापने का इन्होंने ही मापा था, इनके द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के समर्थक हैं। तो इनमें से बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के समर्थक सभी थे, ये लोग जितने भी थे सभी लोग थे। क्वेश्चन नंबर 4। बालक के सृजनात्मक अभिव्यक्ति में निम्न में से क्या प्रभावी नहीं होता है। पहला काल्पनिकता, दूसरी राजनीतिक भाषा यानी कि भाषण, राजनीतिक खेल, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि बालक के सृजनात्मक अभिव्यक्ति में राजनीतिक भाषण का कोई महत्व नहीं होता। इसका आंसर बी नंबर करेक्ट होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्किनर द्वारा दिया गया अधिगम सिद्धांत कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत और क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। जैसा हम सभी जानते हैं कि स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अधिगम निर्योग्यता कैसी अवस्था है। एक चर अवस्था है, या समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती, एक स्थिर अवस्था है, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही होगा, यह अधिगम निर्योग्यता एक चर अवस्था है। कैसी अवस्था है, एक चर अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 7। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार और व्यवहार संबंधी विकार। इसका आंसर सही होगा पठन विकार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था। पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, दूसरा स्किनर, पावलाव और गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। तो इसका सही आंसर होगा गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, इन्होंने ही सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी मनोवैज्ञानिकों ने बढ़ावा दिया था। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक गोल्फ गैंग, कोहलर, मैक्स, बर्थिमर, कुर्ट कोप्टा तथा कुर्ट लेविन भी साथ में थे। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। छात्रों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, बोर्ड परीक्षा द्वारा होना चाहिए, या गृह परीक्षा द्वारा होना चाहिए, या मौखिक आधार पर होना चाहिए। तो छात्रों का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक होना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है छात्रों के अभिव्यक्ति एवं विकास के पक्षों, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक दोनों का आकलन करना। क्वेश्चन नंबर 10। सृजनात्मकता के मुख्य संगठनों में शामिल है मौलिकता, प्रवाह, परिभाषा या ये सभी। तो सृजनात्मकता के मुख्य संगठनों में शामिल होते हैं ये सभी, जितने होते हैं ये सभी शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। सीईई में कितने फॉर्मेटिव असेसमेंट की व्यवस्था होती है। 2, 4, 8, 10। इसका सही आंसर होगा 4। इसका सही आंसर होगा 4, क्योंकि सीसीई में 4 फॉर्मेटिव असेसमेंट की व्यवस्था है। सतत विस्तृत मूल्यांकन सीसीई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2007 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षक को प्रति सप्ताह कार्य के घंटे हैं, मतलब एक शिक्षक को कितने घंटे एक सप्ताह में कार्य करना है, तो इसका सही आंसर होगा 45 घंटे। अगला क्वेश्चन है, सामान्य तथा विशिष्ट बुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया था? स्टर्न ने, टर्मन ने, अल्फ्रेड बिने ने या स्पेयरमैन ने? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसका सही आंसर होगा स्पेयरमैन। स्पेयरमैन इन्होंने ही इसका प्रतिपादन किया था। स्पेयरमैन ने बुद्धि के सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 14, आगमन विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अरस्तु, कोहलबर्ग, जीन पियाजे या गांधी जी? तो इसका सही आंसर होगा अरस्तु। अरस्तु को ही आगमन विधि का जन्मदाता माना जाता है। अगला है, वंचित समूहों के छात्रों को समान छात्रों के साथ साथ पढ़ना किस शिक्षा के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 15, पहला है एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, बहुभाषी शिक्षा या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समान छात्रों के साथ साथ अन्य छात्रों को भी बैठाने का प्रावधान होता है। यह ऐसी परिकल्पना है कि वंचित समूहों के छात्रों के साथ साथ समान छात्रों को भी शिक्षा प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, मानसिक आयु के प्रत्यय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, बिने साइमन या स्किनर? तो मानसिक आयु के प्रत्यय सिद्धांत के प्रतिपादक बिने साइमन है। इन्होंने ही ये प्रतिपादन किया था। मानसिक आयु का अर्थ किसी बालक प्रौढ़ की समान मानसिक योग्यता से होता है। अगला क्वेश्चन, संवेग किस प्रकार से कार्य करने को प्रेरित करता है? धैर्य, शांति, विचार या उत्तेजना? तो संवेग जो होता है वो वास्तव में व्यक्ति को बिना समुचित विचार विमर्श के कार्य करने को उत्तेजित करते हैं तथा उस उत्तेजना में व्यक्ति प्रशंसनीय तथा निंदनीय दोनों ही प्रकार के कार्यों को कर जाता है। अगर किसी बच्चे की हम प्रशंसा कर देते हैं तो अच्छा और बुरा दोनों तरह के वो कार्य कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? सिगमंड फ्रायड, रोजर्स, एरिक्सन या आलपोर्ट? क्वेश्चन नंबर 18, इसका सही आंसर होगा सिगमंड फ्रायड। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड है। फ्रायड ने व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत के दो संप्रत्यय, पहला चेतन, अर्धचेतन व अचेतन तथा दूसरा इदम अहम व परा अहम माना है। 19 नंबर क्वेश्चन, बालक का विकास परिणाम है? पहला वातावरणीय कारकों से, सामाजिक कारणों से, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का या आर्थिक कारणों का? इसका सही आंसर होगा वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रियाओं का। क्वेश्चन नंबर 20, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, यानी कि एक अवस्था दी गई है, इसमें से पूछा जा रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कौन सी है? तो हमें पता है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पहला तो संवेगगामक अवस्था होता है, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है और तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा होता है औपचारिक संक्रिया अवस्था। इनमें से एक जीन पियाजे की अवस्था दी गई है, यही अवस्था इनकी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अधिगम विधि क्या है? यानी कि अधिगम विधि है, कौन सी अधिगम विधि है इनमें से? वाद विवाद विधि, परीक्षण विधि या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो वाद विवाद और निरीक्षण, यानी कि निरीक्षण और परीक्षण जो होता है, देखिए इसमें हम बता दें अधिगम विधियाँ एक तो होती है करके सीखना, दूसरा होता है निरीक्षण करके सीखना, तीसरा होता है परीक्षण करके सीखना और चौथा होता है वाद विवाद विधि। यानी कि परीक्षण और वाद विवाद इनमें दोनों आया है, इसलिए इसका ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? पावलोव, थॉर्नडाइक,
क्रेस्मर या स्किनर। तो हम सभी जानते हैं कि क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक रूसी मनोविज्ञान पावलोव हैं। कौन है? पावलोव हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक, बंडूरा, लेविन या टालमैन। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिकी वैज्ञानिक बंडूरा हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कृत्रिम अभिप्रेरक है। कृत्रिम अभिप्रेरक है भूख प्यास, सामाजिक रुचि, पुरस्कार दंड या क्रोध भय। तो इसका सही आंसर होगा भूख और प्यास। भूख और प्यास नहीं, सॉरी स्टूडेंट, सॉरी। ये आपका इसका होगा क्वेश्चन का सी नंबर का, पुरस्कार और दंड। क्योंकि प्रशंसा आदि, पुरस्कार दंड प्रशंसा आदि कृत्रिम अभिप्रेरक हैं, जबकि भूख प्यास जन्मजात अभिप्रेरक हैं। सामाजिक रुचि प्रतिष्ठा अर्जित अभिप्रेरक तथा क्रोध भय जैविक अभिप्रेरक के रूप में माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग ही स्मृति है, किसका कथन है? हिलगार्ड का, आइजैक का या एटकिंसन का या वुडवर्थ का। तो इनमें से अगर हम बात करें तो ये कथन वुडवर्थ का है। अगला चलते हैं। गर्भावस्था की अवधि है गर्भाधान से जन्म तक, जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर होगा गर्भाधान से जन्म तक गर्भावस्था की अवधि मानी जाती है। अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या मुख्यतः किस शिक्षा से स्तर से संबंधित है? उच्च शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा से। इनमें से कह रहा है किससे संबंधित है, तो ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित होती है। अपव्यय अवरोधन की समस्या मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा से संबंधित होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। धनात्मक पुनर्वलन। धनात्मक पुनर्वलन है डांटना, प्रशंसा करना, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, धनात्मक पुनर्वलन जो होता है प्रशंसा, पुरस्कार तथा शाबाशी याद होता है। तो यहाँ पे डांटना जो शब्द आया है इसका कोई मतलब नहीं होता है। प्रशंसा करना ये होगा। अगर यहाँ पे पुरस्कार और शाबाशी देना भी हो जाता तो वो भी माना जाता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण संबंधित है बुद्धि से, व्यक्तित्व से, लेखन कौशल से या ए और बी दोनों से। इसका सही आंसर होगा बुद्धि से। सही आंसर इसका होगा बुद्धि से। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि सबका भला हो सके। और ऐसे ही आपको वीडियो, अगर आपका अच्छा कमेंट मिला हमें तो हम आपको और वीडियो भी हिंदी के, पर्यावरण के, और अगर आपकी डिमांड हुई तो संस्कृत और मैथ के भी वीडियो डाले जाएंगे MS अकेडमी में। आपका बहुत बहुत स्वागत हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, ये कथन किसका है? पावलोव, थॉर्नडाइक, टर्मन या पियाजे। तो बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, ये कथन किसका है? टर्मन साहब का। टर्मन साहब का है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।